रवीना अपनी शादी से खुश नहीं थी। इसी के चलते पास में रहने वाले एक व्यक्ति से उसके प्रेम संबंध बन जाते हैं। प्रेमी घर पर आता है। जैसे ही घर पर आता है, अचानक से उसका पति भी घर आ जाता है और अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ अपने ही बेडरूम में आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। कोई भी पति ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी बीवी उसी के सामने पराये मर्द के साथ अवैध संबंध बनाए या आपत्तिजनक स्थिति में दिखे। उसका खून खौल जाता है और वो उसके साथ मारपीट करने लगता है। मारपीट इतनी होती है कि जो पति होता है वो मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो 2 लोग होते हैं और वो अकेला होता है। उसका मुंह एक कपड़े से दबा लिया जाता है और सर पर वार किया जाता है। साथ ही साथ चुन्नी से गला घोट दिया जाता है। उसकी लाश को वहीं पर पटक दिया जाता है। साथ ही लाश को सामने पटक करके वो दोनों फिर से अवैध संबंध बनाते हैं और जब उनका प्यार का खुमार ठंडा हो जाता है, तब वो समझते हैं कि ये हमसे क्या हो गया, अब तो हमसे एक कत्ल हो गया। कत्ल तो हो गया, लेकिन इस लाश का अब क्या किया जाए? इस सारी कहानी को हम आपको विस्तार से बताते हैं। उसके लिए आपको सारा कुछ जानना पड़ेगा कि आखिर ये रवीना है कौन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज्योति गौड़ और आज की सच्ची घटना है। हरियाणा का एक जगह है भिवानी और भिवानी की रहने वाली एक लड़की है रवीना। रवीना है वो रेवाड़ी जिले के जूड़ी गांव की रहने वाली है, जिसकी शादी 2017 में भिवानी के पुराना बस स्टैंड के पास गुजरों की एक ढाणी लगती है, उसके प्रवीण नाम के लड़के से होती है। उनके एक 6 वर्ष का बेटा भी है। उनकी शादी को 7 वर्ष बीत चुके हैं। उनके 6 साल का एक बेटा भी है जिसका नाम है मुकुल। जो प्रवीण है उसे शराब पीने की लत है, वो शराब पीता है और एक सीमेंट बजरी वाले के यहाँ पर ऑटो ड्राइवर का कार्य करता है। शराब का आदी है, लेकिन घर परिवार ठीक से चल रहा है। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य जीवन चलता रहता है, लेकिन कुछ समय बाद जो रवीना होती है उसे इंस्टा क्वीन बनने का खुमार चढ़ता है। वो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया को देख करके रील बनाने लगती है। रील बनाती है तो शुरू में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं कि जो सोशल मीडिया है वहाँ पर कुछ भी दिखाओ तो वो उसकी जो 1-2 वीडियो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि उसमें वो डांस कर रही होती है, छोटे छोटे कपड़े पहन लेती है। इस टाइप की जो वीडियो होती हैं वो 1-2 उसकी वायरल होने लगती हैं। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, उसे लगने लगता है कि मैं तो वायरल हो रही हूँ। अब उसे समझ में आने लगता है कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, आखिर लोग क्या पसंद कर रहे हैं। अब बस वो डांस की वीडियो बनाने लगती है, साथ ही साथ ऐसे ही छोटे कपड़े पहनना या अपना बदन दिखाना, इस टाइप के वीडियोस बनाकर डालने लगती है। अब वो वीडियो धीरे धीरे चलने लगते हैं। अब जो रवीना होती है वो सोचती है कि वो तो एक फेमस चेहरा बनती जा रही है। ऐसे ही सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है और कुछ समय बाद उसकी जो दोस्त होते हैं कुछ लोग, वो कहते हैं कि तुम इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती हो, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा करो, तुम अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना लो। यूट्यूब से काफ़ी अच्छा अर्न कर पाओगी, अच्छी कमाई कर पाओगी, जिससे तुम्हारे घर का खर्चा भी चलेगा। तुम इंस्टाग्राम पर इतनी अच्छी वायरल हो रही हो तो तुम यूट्यूब पर भी हो जाओगी। इंस्टाग्राम पर रवीना के 35,000 के समथिंग फॉलोवर थे। उसके बाद उसने सोचा सही बात है, क्यों ना मैं यूट्यूब पर ट्राई करूं। अब यूट्यूब पर कार्य करने के लिए उसे किसी की सहायता की ज़रूरत थी, कि कोई ऐसा इंसान मिले जो उसे यूट्यूब के बारे में सिखाए, समझाए और बताए। इसी बीच इंस्टाग्राम पर ही उसकी दोस्ती होती है एक यूट्यूबर जिसका नाम होता है सुरेश राघव, जो कि खुद भी एक यूट्यूबर होता है और यूट्यूब चैनल चलाता है। उसकी दोस्ती उससे होती है, वो अपनी बातचीत उससे करती है और उससे कहती है मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि घबराओ नहीं भाभी जी, मैं आपकी मदद करूँगा। अब दोनों की दोस्ती आपस में गहरी होने लगती है। वो उसे वीडियो बनाना सिखाता है, उसकी वीडियो शूट करता है, खुद कैमरामैन बन जाता है। कैसे-कैसे वीडियो शूट करनी है, वीडियो बनानी है, वीडियो अपलोड करनी है, सारा कुछ वो उसको बताता रहता है और धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में
बदलने लगती है। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है और धीरे-धीरे उसकी वीडियो, अब शुरुआती दौर में तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता, लेकिन धीरे-धीरे यूट्यूब से भी उसकी थोड़ी बहुत कमाई होना शुरू हो जाती है। शॉर्ट्स के जो थोड़े बहुत वीडियोज़ होते थे, उनमें 2 से ढाई हज़ार रुपए उसके आने शुरू हो जाते हैं। अब रवीना को लगता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब तो मैं काफ़ी अच्छा कमा रही हूँ, मेरा पति दिन भर मज़दूरी करता है तो भी इतना नहीं कमा पाता, फिर शराब पीता है, मारता है, पीटता है, मुझ पर हुक्म जताता है, तो मैं तो अपने पति से बहुत ज़्यादा कमा सकती हूँ और अब तो मैं एक जाना-माना चेहरा बन चुकी हूँ। अब वो उसे लगता है कि वो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई है, क्योंकि लोग उसे सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन वो ये भूल रही थी कि जो लोग देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, वो डांस देख रहे हैं, अश्लील वीडियो देख रहे हैं, छोटे-छोटे कपड़ों की वीडियो देख रहे हैं, जिन्हें कुछ ही मात्रा के लोग देखते हैं। वो एक इन्फ्लुएंसर नहीं है, उसे सिर्फ़ एक वहम है, लेकिन कहते हैं भ्रम तो भ्रम होता है। उसे लगता है कि मैं तो अब जाना-माना चेहरा बन गई हूँ, लोग मुझे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और मैं कुछ समय बाद एक बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँगी। तो मुझे मेरे पति की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपने पति के पैसों पर क्यों रहूँ और मैं अपने पति के साथ ही रह कर के अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँ? और अब तो मेरे पास एक अच्छा प्रेमी भी है जो यूट्यूबर है, खुद से यूट्यूब चलाता है, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इतनी सुंदर हूँ, हसीन हूँ, मुझे लोग जानते हैं, समझते हैं, मैं इतना फ़ेमस चेहरा बन गई, इसी भ्रम में सब कुछ चलता रहता है और अब वो उसके पति और उसके बीच में इसी बात को लेकर नोक-झोंक होने लगती है। धीरे-धीरे वक़्त चलता रहता है, अब उसकी कुछ वीडियोज़ और वायरल होने लगती हैं और जब वीडियो वायरल होने लगती हैं, तो जो प्रवीण होता है उसके साथ में काम करने वाले जो 1-2 लोग होते हैं, वो उसकी वाइफ़ की वीडियो देखकर ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे होते हैं और जाकर के उसकी प्रवीण से कहते हैं कि वाह भाई प्रवीण, तू तो यहाँ पर काम करता रह गया और भाभी की तो वीडियो वायरल पे वायरल हो रही हैं, कितनी प्यारी-प्यारी वीडियो बनाती हैं। अब प्रवीण को गुस्सा आ जाता है, वो अपनी बीवी की वीडियो देखता है, दोस्तों को हँसी-ठिठोली करते देखता है, तो वो घर आता है और घर आकर के अपनी बीवी से झगड़ा करता है। झगड़ा करता है और बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लोग मेरा मज़ाक उड़ाते हैं और तुम तो शादीशुदा हो, सभ्य समाज में ये सब शोभा नहीं देता और तुम्हारा एक प्यारा-सा बेटा भी है। लेकिन रवीना तो ठहरी, अब उसके ऊपर तो भूत चढ़ा हुआ था यूट्यूब पे छाने का। उसे क्या लग रहा था कि मैं सबसे ज़्यादा पैसे कमा सकती हूँ, इस आदमी की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, दोनों के बीच झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। अब प्रवीण को शराब की लत और ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है, उसे लगता है कि मेरी पत्नी तो मेरे हाथों से निकल चुकी है, अब वो मेरे कहना नहीं मानेगी। अब सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है, उस दिन वो झगड़ा करता है, झगड़ा करके चला जाता है। अब बात रही 25 मार्च की, 25 मार्च को दोबारा से पति घर पर आता है, पत्नी इसको समझाने की कोशिश करता है कि एक बार और समझाता हूँ, लेकिन वो नहीं समझती। दोनों के बीच अच्छे से झगड़ा होता है, झगड़ा बढ़ता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते और वो घर से निकल जाता है, घर से निकल जाता है। अब जब वो घर से निकल चुका होता है, तो जो उसका प्रेमी होता है, सुरेश राघव करके, वो घर पर मिलने आता है दोपहर में, क्योंकि अक्सर जो प्रवीण हुआ करता था वो सुबह में नौकरी के लिए निकल जाया करता था और शाम तक ही घर वापस आता था और उसी बीच में वो दोनों एक दूसरे से मिला करते थे। उस दिन भी सुरेश उनके घर आ जाता है, सुरेश उनके घर आ जाता है और दोनों एक कमरे में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, तभी अचानक से जो प्रवीण होता है वो घर आ जाता है और घर में आकर के जैसे ही देखता है, बेडरूम खोलता है, तो अपने पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है, ऐसी स्थिति में कि शायद कोई भी व्यक्ति उसे इस हाल में ना देख पाता और अपनी ही पत्नी को किसी गैर मर्द की बाहों में आपत्तिजनक स्थिति में देखकर उसका खून खौल जाता है और वो जो सुरेश है उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर देता है। लेकिन बता दें कि प्रवीण ने शराब पी हुई थी और वो लोग 2 थे और वो अकेला। वो कुछ नहीं कर पाता और सुरेश उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और जो रवीना होती है भाग कर के कमरे में जाती है, कमरे में जाकर के एक दुपट्टा लेकर के आती है और उसके गले में डाल कर के फंदा बना कर के उसका गला घोट देती है और उसका दम घुटने से मौत हो जाती है। वो लोग यहीं नहीं रुकते, उसकी लाश को वहीं पर पे पटकते हैं और उसको पटकने के बाद सामने ही बेडरूम में उन दो
वो दोनों अपनी पति की लाश के सामने ही शारीरिक संबंध बनाते हैं। लाश को सामने रखकर शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब उनका खुमार उतर जाता है तब उन्हें समझ में आता है कि उनसे तो हत्या हो गई है। अब क्या किया जाए? और वो ये सब इसलिए करती है कि वो बताना चाहती है अपने पति को कि तुम्हारे मरने से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास प्यार करने वाला एक और साथी है, मैं इसके साथ जीवन जी सकती हूँ। लेकिन अब बात आती है लाश को ठिकाने लगाने की, लेकिन जो रवीना है वो तो ये सब कुछ पहले ही प्लान कर चुकी थी, उसे कोई डर नहीं लगता। वो अपने प्रेमी से कहती है कि तुम अपने घर जाओ और जब मैं तुम्हें बुलाऊं तब तुम वापस आ जाना। वो चला जाता है और अब सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। घर वाले प्रवीण के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है पता नहीं, ऐसा कहकर के बातों को टाल-मटोल कर देती है और रात हो जाती है। रात के तकरीबन 2 बजे वो बाहर जाती है और बाहर जाकर के अपने प्रेमी को इशारा करती है और इशारा करके बुलाती है। वो बाइक लेकर के आता है, बाइक पर वो हेलमेट लगा कर के बैठता है, साथ में पीछे बीच में लाश को रखा जाता है। उसको चादर से ढका जाता है और पीछे घूंघट ओढ़ करके रवीना बैठ जाती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं और तकरीबन 6 किलोमीटर दूर विनोद रोड का एक शहर होता है और उसके बाहर एक नाला होता है। नाले में ले जाकर के लाश को पटक दिया जाता है। लाश को पटक के जैसे ही जाने लगते हैं तो थोड़ी देर में लाश ऊपर दिखाई देने लगती है, तो वो सोचते हैं कि कुछ समय बाद तो लाश दिखाई देगी, तो क्या किया जाए? वो बहुत सारी झाड़ियाँ उठाते हैं और झाड़ियाँ से उस लाश को दबा देते हैं। लाश दबा करके वो अपने घर चले जाते हैं और इत्मीनान से जिस कमरे में उसने हत्या की थी, जिस बेडरूम पे उसने हत्या की थी, उसी बेड पर इत्मीनान से वो सो जाती है और सुरेश को घर भेज देती है। अब जब सुबह होती है तो सुबह वो नाटक करना शुरू कर देती है, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती है, चीखती है, ज़ोर-ज़ोर से रोना-दहाड़ना शुरू कर देती है। ओवर एक्टिंग इतनी बढ़ जाती है कि वो बोलती है कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ, मेरे पति को लाओ, मेरे पति को ढूँढ कर के दो। घर वाले आते हैं, घर परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। अब सारे छानबीन की जाती है, कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अब बात रही होगी 28 मार्च की। सुबह में कोई राहगीर कहीं से जा रहा होता है, वहीं पर जो एक नाला होता है, नाले के पास में एक हाथ दिखाई देता है जो झाड़ियों में ढका हुआ होता है। उस व्यक्ति को लगता है शायद कोई नाले में डूब गया है। वो पुलिस को सूचना देता है, पुलिस तुरंत मौके पर पहुँचती है और लाश को निकाला जाता है। लाश का पो लाश को एम्बुलेंस बुलाई जाती है, एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल भेजा जाता है और उसकी शिनाख्त की जाती है। शिनाख्त में पता चलता है कि पुराना बस स्टैंड के पास जो गुजरों की ढाणी लगती है, उसका रहने वाला ये व्यक्ति प्रवीण है। अब घरवालों को लगता है कि जो प्रवीण था वो शराब का आदी था, शराब बहुत ज़्यादा पीता था, शराब पी कर के वो गिर गया होगा। उन्होंने फुल प्रूफ प्लान बनाया था कि किसी को हम पर शक नहीं होगा और नाले में लाश 3-4 दिन तक पड़ी रही तो वो इतनी सड़ गई थी कि उसका पोस्टमार्टम से भी कुछ पता नहीं चल पाता। अब पोस्टमार्टम हो जाता है, लाश दे दी जाती है, अंतिम संस्कार हो जाता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सामान्य हो जाता है। जो रीति-रिवाज़ों के अनुसार जो पत्नी होती है उसे मायके भेजा जाता है, वो मायके आ जाती है, मायके में भी सब कुछ रो रही होती है, मेरा पति चला गया, ऐसे सब चल रहा होता है। लेकिन अब घरवालों को शक होता है कि उसकी पत्नी, जो उनकी बहू थी, बेटे की बहू और उसके जो यूट्यूबर था, उसकी दोस्ती को लेकर अक्सर दोनों में झगड़ा हुआ करता था, कहीं ये सच तो नहीं। अब जो घरवाले होते हैं वो अपनी ही बुनियाद पर जो उनका घर का बगीचा होता है उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं तो देखते हैं क्या है कि उसमें एक बाइक होती है, वो रात के समय में आती है, उसपे 3 लोग बैठ कर के जा रहे होते हैं, तो वो पीछे जो बहू है उससे पहचान लेते हैं कि ये तो रवीना है। अब पुलिस को वो जाकर सीसीटीवी फुटेज दे दिया जाता है। अब जो पुलिस होती है वो आस-पास के सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है। साथ ही साथ उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो नाला होता है वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को भी देखा जाता है। तब पता चलता है देर रात को वहाँ पर एक बाइक पर एक व्यक्ति बैठा है जिसने हेलमेट पहना हुआ है, बीच में एक व्यक्ति है जिसकी जो पैर हैं वो ज़मीन में घिसड़ रहे हैं, घसीटते हुए चल रहे हैं और पीछे एक महिला बैठी है जिसने घूंघट ओढ़ा हुआ है, जिसमें उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अब सब कुछ साफ हो चुका था कि ये वही लोग थे जिन्होंने प्रवीण की हत्या की थी। अब उन्हें पुलिस धर दबोचती है और धर दबोचने के बाद अब कहानी पूछी जाती है।
अब जब रवीना कुछ समय तक तो इस चीज़ से इनकार करती है, लेकिन अंत में बता देती है कि उसे ऐसे-ऐसे यूट्यूब पर फेमस होना था और पति बाधा बन रहा था और पति के साथ वो रहना नहीं चाहती थी, अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, इसलिए उसने प्रेमी संग मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना या आपको दुखी करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है कि ऐसे भी रिश्ते हैं, खोखले रिश्ते, जो ये तो मुस्कान से भी एक कदम आगे रही। बेशक मुस्कान जैसा ना सही, लेकिन अंजाम तो वही हुआ। मुस्कान ने भी अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए पति का कत्ल कर दिया और यहाँ भी रवीना ने भी वही हाल किया। लेकिन क्या हो गया है हमारे सभ्य समाज को? लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। अब उनकी सज़ा पुलिस ही तय करेगी। उनके खिलाफ जाँच चल रही है, लेकिन एक मासूम बच्चे की ज़िंदगी, जो अभी तीसरी कक्षा में ही पढ़ रहा था, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसके सर से पिता का साया हट गया। जो माँ है, उसे पता नहीं कब तक जेल में रहना पड़ेगा, वो वापस भी आएगी या नहीं। इन सब से सिर्फ़ एक मासूम की ज़िंदगी तबाह हो गई। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।